प्यारे बच्चों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल RWS सिविल सर्विसेज में। मेरा नाम है विनीत कुमार। आज हम बात करेंगे कंपटीशन के बारे में। कोई भी व्यक्ति जो इस वीडियो को देख रहा है वो जीवन में कहीं ना कहीं किसी न किसी क्षेत्र में कंपटीशन यानी प्रतिस्पर्धा का सामना कर रहा है। कंपटीशन जो है जीवन की एक वास्तविकता है, एक सच्चाई है। उसका सामना जो है सबको करना पड़ता है। सफलतापूर्वक कंपटीशन का सामना आप कर पाएं, हम कर पाएं, इसके लिए जरूरी है कि कंपटीशन के सभी पहलुओं को हम समझें। हमारा साइकोलॉजिकल एटीट्यूड क्या है, हमारा मनोवैज्ञानिक सोच क्या है कंपटीशन को लेकर। क्या हम उसे नेगेटिव मानते हैं, पॉजिटिव मानते हैं, उसको एक आवश्यक बुराई हम मानते हैं, क्या हम उसको मानते हैं, उस पर डिपेंड करता है कि हम कंपटीशन को कैसे फेस करते हैं। ठीक है, तो कंपटीशन के बारे में आज बात करेंगे इस वीडियो में। टाइटल है कंपटीशन इज गुड। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको अवगत कराऊंगा कुछ एग्जाम्पल्स के माध्यम से, रियल लाइफ एग्जाम्पल, जिनको सुनने के बाद, जानने के बाद आप भी इस निष्कर्ष पर पहुंच जाओगे कि आपके लिए कंपटीशन जो है वो बेनिफिशियल है, लाभदायक है। और जो अप्रोच आज की वीडियो से आपकी डेवलप होगी, उसके बाद कंपटीशन को देखने का आपका नजरिया जो है वो बदल जाने की संभावना है। तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे और स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल हम समझेंगे, विभिन्न क्षेत्रों के एग्जाम्पल हम देखेंगे, स्पोर्ट्स के देखेंगे, बिजनेस के देखेंगे, कंट्रीज के भी एग्जाम्पल हम लेंगे। स्पोर्ट्स से हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आपके सामने एक पिक्चर है जिसमें टेनिस के दो महान खिलाड़ी जो है वो बैठे हुए हैं। एक तरफ रोजर फेडरर बैठे हुए हैं जो स्विट्जरलैंड के हैं, और दूसरी तरफ बैठे हुए हैं राफेल नडाल जो स्पेन के हैं। और ये जो पिक्चर है ये खेलों के इतिहास की एक यादगार पिक्चर है। ठीक है, बात करेंगे कि पिक्चर कब ली गई। टेनिस से संबंधित ये पिक्चर है। टेनिस के दो महान खिलाड़ी बैठे हुए हैं और ये दोनों खिलाड़ी जबरदस्त कॉम्पिटिटर रहे हैं एक दूसरे के 18 सालों तक। यानी ये मान के चलिए कि 2004 से लेकर 2022 तक ये दोनों जो है एक दूसरे के विरुद्ध खेले टेनिस में हाईएस्ट लेवल पर, और जबरदस्त कंपटीशन इन्होंने एक दूसरे को दिया। कुल मिलाकर दोनों ने 42 ग्रैंड स्लैम खिताब जीते हैं कुल मिलाकर, जिसमें एक ने 22 जीते हैं, राफेल नडाल ने 22 जीते हैं, और रोजर फेडरर ने 20 खिताब जीते हैं। तो कितनी बड़ी उपलब्धि है, कितने बड़े ये खिलाड़ी हैं, इसका अंदाजा इस बात से हो जाता है। इन्होंने एक दूसरे के साथ 40 मैच खेले, जिसमें से 24 मैच जो है वो जीते राफेल नडाल ने और 16 मैच जो है वो जीते रोजर फेडरर ने। इसके अलावा इन्होंने 24 फाइनल मैच खेले। ठीक है, 24 फाइनल मैच खेले, जिसमें से 14 फाइनल मैच जो है वो जीते राफेल नडाल ने और 10 फाइनल मैच जो है वो जीते रोजर फेडरर ने। तो इस डेटा का एनालिसिस करने के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि दोनों ही बहुत ही अच्छे खिलाड़ी हैं, एक दूसरे के साथ जबरदस्त कंपटीशन करते रहे हैं, कभी वो जीता कभी वो जीता। ठीक है, तो कंपटीशन के बाद क्या हुआ वो देख लेते हैं। ये जो पिक्चर आप देख रहे हो इसी पल की एक और पिक्चर आपके सामने है। ये बेसिकली जो पिक्चर है जिसमें दोनों खिलाड़ी रो रहे हैं, ये पिक्चर है वर्ष 2022 की। और वो जो ओकेजन था जब ये पिक्चर ली गई थी, वो ओकेजन था रोजर फेडरर के रिटायरमेंट का। यानी वर्ष 2022 में रोजर फेडरर जो है वो इंटरनेशनल टेनिस से जो है वो रिटायर हुए, प्रोफेशनल टेनिस से वो रिटायर हुए। तो आप ये बात जानते हैं, जब कोई खिलाड़ी लंबे समय तक खेलने के बाद रिटायर होता है तो वो भावुक हो जाता है कई बार। तो कई खिलाड़ी जो है वो रोते देखे गए हैं रिटायरमेंट के समय। तो आप देख सकते हैं कि रोजर फेडरर भी यहां पर भावुक हो रखे हैं। तो ये एक नेचुरल बात है कि रोजर फेडरर रिटायर हो रहे हैं तो वो भावुक हो गए। लेकिन यहीं पे अगर आप देखोगे तो राफेल नडाल भी आपको रोते हुए नजर आ रहे हैं इस पिक्चर में। इससे पहली पिक्चर भी आप देखोगे तो इसमें भी राफेल नडाल जो है आपको रोते हुए नजर आ रहे हैं। अब बात यह है कि ये खिलाड़ी क्यों रो रहा है।
इसका तो सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी जो है वो रिटायर हो रहा है। राफेल नडाल का तो कंपटीशन कम होने की संभावना है ना रोजर फेडरर के रिटायर होने से। तो अगर देखा जाए तो राफेल नडाल को तो खुश होना चाहिए कि उसका सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर जो है रिटायर हो रहा है। अब तो आगे जो भी मैच वो खेलेगा उसमें उसकी जीतने की संभावना बढ़ेगी, लेकिन ऐसा नहीं है। ये जो पिक्चर है ये बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हुई और इस पिक्चर ने बहुत ही जबरदस्त एक मैसेज दिया है। वो मैसेज ये है कि कंपटीशन जीवन में जरूरी है, कंपटीशन अच्छा होता है, एक अच्छा कॉम्पिटिटर जो है वो बहुत ही ज्यादा लाभदायक होता है। ठीक है, रोजर फेडरर के रिटायरमेंट के इस मौके पर जब पूछा गया राफेल नडाल से उनके विचार, तो राफेल नडाल ने कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरे जीवन का एक हिस्सा मुझसे दूर जा रहा है। यानी इसका मतलब यह है कि दोनों को एक दूसरे से कंपटीशन करते करते एक दूसरे की इतनी ज्यादा आदत पड़ गई थी कि दोनों को ही काफी कष्ट पहुंचा इस बात से कि वो प्रोफेशनल टेनिस में एक दूसरे के विरुद्ध और एक दूसरे के साथ अब नहीं खेल पाएंगे। ठीक है, तो इस पिक्चर का निष्कर्ष क्या है, क्यों ये दोनों जो है दुखी हैं? इसका निष्कर्ष ये है कि कंपटीशन जो होता है ना वो दोनों साइड जो compete कर रही होती है उनको बेहतर बनाता है। राफेल नडाल को लग रहा है कि जिस खिलाड़ी के साथ खेलते खेलते वो इतना कंपटीशन में आगे बढ़े, उन्होंने अपने गेम को इतना बेहतर किया, चुनौती का सामना किया, साथ में प्रैक्टिस की, वो खिलाड़ी अब रिटायर हो रहा है। तो कहीं ना कहीं इस पल से यह मैसेज गया कि कंपटीशन अच्छा होता है। अगर कोई व्यक्ति अपने अंदर की संपूर्ण संभावना को साकार करना चाहता है तो उसको एक अच्छा कॉम्पिटिटर जरूर चाहिए। क्लियर है बच्चों? कंपटीशन से लेवल इंप्रूव होता है। आगे देखते हैं, स्पोर्ट्स के ही कुछ और एग्जांपल लेते हैं। यहां पे आप क्रिकेट का एग्जांपल देख सकते हैं। शेन वॉर्न जो ऑस्ट्रेलिया के महान स्पिनर रहे हैं, गेंदबाज, और सचिन तेंदुलकर जो भारत के महान बल्लेबाज रहे हैं। ठीक है, इन दोनों के बीच भी काफी कंपटीशन होता था। माना जाता था कि भाई शेन वॉर्न एक गेंदबाज के रूप में अच्छे हैं या सचिन तेंदुलकर एक बल्लेबाज के रूप में अच्छे हैं। तो 1998 में ऑस्ट्रेलिया की टीम भारत आई थी टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला खेलने, और उस श्रृंखला को यह माना गया था कि यह तो सचिन वर्सेस शेन वॉर्न श्रृंखला है, यानी दोनों के बीच में कंपटीशन होना है, देखें कौन अच्छा खेलता है। ठीक है, तो काफी प्रसिद्धि उस समय तक हो चुकी थी शेन वॉर्न की भी, और सचिन तेंदुलकर भी अपने करियर के चरम पर थे। इसके बावजूद सचिन तेंदुलकर ने इस श्रृंखला से पहले शेन वॉर्न को खेलने के लिए विशेष तैयारी की, विशेष ट्रेनिंग उन्होंने ली। एक भारत के ही पुराने स्पिनर जो थे लक्ष्मण शिव रामाकृष्णन, उनकी सेवाएं सचिन तेंदुलकर ने ली और लगभग 4-5 दिन जो है वो विशेष रूप से तैयारी उन्होंने की। कई सारे नए शॉट खेलने की प्रैक्टिस उन्होंने करी, जैसे कि पेडल स्वीप वगैरह, और गेंदबाज के पैरों से पिच पर जो रफ पैच हो जाते हैं वहां पर गेंदबाजी कराकर प्रैक्टिस करी। और इसका परिणाम यह हुआ कि जब पहला मैच खेला गया उस टेस्ट श्रृंखला का, तो शेन वॉर्न का बहुत ही सफलता के साथ सामना किया सचिन तेंदुलकर ने, और तेंदुलकर ने 155 रन बनाए नॉट आउट, और पूरी श्रृंखला में उन्होंने बहुत ही सफलता के साथ शेन वॉर्न का सामना किया। तो कुल मिलाकर यहां पे भी निष्कर्ष ये निकलता है कि अगर एक बहुत ही अच्छा कॉम्पिटिटर आपके सामने हो तो वो आपको प्रेरित करता है कि आप अपना लेवल ऊपर उठाओ, अपना बेस्ट वर्जन जो है वो निकाल के लाओ, खुद को इंप्रूव करो। जैसा कि देखा जा सकता है कि इस श्रृंखला से पहले शेन वॉर्न के का सामना करने के लिए सचिन तेंदुलकर जैसे महान बल्लेबाज ने भी विशेष तैयारी करी और विशेष रूप से खुद को इंप्रूव किया, बेहतर किया। अगला एग्जांपल देखते हैं, फुटबॉल के फील्ड से देखते हैं। फुटबॉल के दो महान खिलाड़ी जो हैं आपके सामने हैं, क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो पुर्तगाल के हैं, और इसके अलावा ये रियल मैड्रिड फुटबॉल क्लब से खेलते रहे हैं। लियोनेल मेस्सी जो हैं वो अर्जेंटीना के हैं, और इसके अलावा ये लंबे समय तक बार्सिलोना फुटबॉल क्लब के लिए खेलते रहे हैं। तो ये दो खिलाड़ी जो हैं वो अपने देश के लिए भी और अपने फुटबॉल क्लब के लिए भी एक दूसरे के विरुद्ध काफी खेले हैं। ठीक है, कुल मिलाकर इन्होंने
देश के लिए और क्लब के लिए 800 प्लस गोल किए हैं दोनों ने अलग अलग, ठीक है। और यही दो फुटबॉल खिलाड़ी हैं जिन्होंने ये उपलब्धि हासिल की है। फुटबॉल के फील्ड का जो सबसे बड़ा पुरस्कार है बैलन डियोर, वो 13 बार दोनों ने जीता है, जिसमें से 8 बार जीता है मेस्सी ने और 5 बार जीता है क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने। तो आप देख सकते हैं कि कितने बड़े खिलाड़ी हैं, कितना जबरदस्त कंपटीशन इनके बीच में होता होगा, ठीक है। तो इसी कंपटीशन ने फुटबॉल को बेहतर बनाया है, इन दोनों को बेहतर बनाया है, फुटबॉल को विश्व में पॉपुलर किया है। तो यह भी एक बहुत ही चिर परिचित कंपटीशन इन दोनों के बीच में देखा गया, जिसका फायदा इन दोनों को भी मिला, फुटबॉल को भी मिला और खेल देखने खेलने वाले समुदाय को भी मिला है। इसके अलावा यह पिक्चर आपके सामने है, यहां पे है नीरज चोपड़ा जो जेवलिन थ्रो करते हैं यानी भाला फेंक, ठीक है ना, भारत के हैं। यहां पर है अरशद नदीम जो इसी खेल में कंपटीशन देते हैं नीरज चोपड़ा को, ये पाकिस्तान के हैं। ये भी काफी लंबे समय से एक दूसरे के विरुद्ध कॉम्पीट कर रहे हैं और एक दूसरे को और बेहतर खेलने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, दबाव डाल रहे हैं, ठीक है। तो जेवलिन थ्रो से ये दोनों संबंधित हैं। नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में गोल्ड मेडल जीता, ठीक है। उसके बाद 2023 में वर्ल्ड चैंपियनशिप हुई, उसमें फिर से नीरज चोपड़ा ने गोल्ड जीता और सिल्वर जीता किसने? अरशद नदीम ने। उसके बाद फिर से 2024 में ओलंपिक का समय आया, पेरिस ओलंपिक में इस बार अरशद नदीम ने गोल्ड जीता और नीरज चोपड़ा को सिल्वर से ही संतोष करना पड़ा। तो आप देख सकते हैं कि दोनों का लेवल लगभग एक जैसा ही है। 2016 से दोनों एक दूसरे के विरुद्ध कॉम्पीट कर रहे हैं और लगातार एक दूसरे को और बेहतर खेलने और बेहतर प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित, प्रोत्साहित करते रहे हैं। तो यहां भी आप देख सकते हैं कि कंपटीशन दोनों को और बेहतर करने के लिए मजबूर कर रहा है या कह सकते हैं प्रेरित कर रहा है। तो कंपटीशन जो है वो अच्छा होता है। इसके अलावा शतरंज में देखिए, शतरंज में आजकल काफी डी गुकेश जो है वो चर्चा में है, काफी अच्छे प्लेयर्स निकल के आ रहे हैं भारत से शतरंज के। तो ये जो जेनरेशन अब आप और हम देख रहे हैं टेनिस में जो निकल के आ रही है शतरंज में, इसकी ये कहां से आई? ये आई है विश्वनाथन आनंद और गैरी कस्परोव के समय से। गैरी कस्परोव जो है बहुत बड़े शतरंज खिलाड़ी थे, उनको चुनौती दिया करते थे विश्वनाथन आनंद, ठीक है। तो उस समय का जो दौर था उसने भारत में पॉपुलर बनाया शतरंज को, ठीक है। और इसी का परिणाम है कि आज जो है शतरंज में भारत बहुत ही अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, बहुत ही खिलाड़ी काफी संख्या में और अच्छे लेवल के खिलाड़ी जो हैं वो निकल कर आ रहे हैं। तो कंपटीशन जो है वो बेहतर होता है। स्पोर्ट्स की बात हमने करी। अब अगर हम खेल से आगे बढ़कर देखें बिजनेस के फील्ड में, यहां पर दो बहुत ही बड़े एंटरप्रेन्योर, ठीक है, बैठे हुए हैं आपके सामने। रिसर्चर बैठे हुए हैं, इनोवेटर बैठे हुए हैं। स्टीव जॉब्स को आप जानते हैं, एप्पल के फाउंडर रहे हैं और एप्पल को विश्व की सबसे मूल्यवान कंपनी जो है इन्होंने बना दिया। यहां पर बिल गेट्स बैठे हुए हैं जो माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर हैं। तो इन दोनों के बीच और इन दोनों की कंपनी के बीच भी साइंस टेक्नोलॉजी के फील्ड में जबरदस्त कंपटीशन चला है कई दशकों तक। और इस कंपटीशन का परिणाम ही हुआ है कि टेक्नोलॉजी के फील्ड में, पर्सनल कंप्यूटर के फील्ड में, ऑपरेटिंग सिस्टम के फील्ड में और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के फील्ड में क्रांतिकारी परिवर्तन आए हैं। टेक्नोलॉजी में जो भी डेवलपमेंट आज हम लोग देख रहे हैं, उस डेवलपमेंट के पीछे इन दोनों व्यक्तियों की आपसी प्रतिस्पर्धा और इन दोनों व्यक्तियों के द्वारा स्थापित कंपनियों की आपसी प्रतिस्पर्धा जो है वो काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली रही है, ठीक है। आगे देखते हैं, बात कर लेते हैं साइंस की। यहां पे दो महान साइंटिस्ट जो है आपके सामने हैं। एक है थॉमस एडिसन जिनको जाना जाता है लाइट बल्ब का आविष्कार करने के लिए। लाइट बल्ब, इन्होंने जो है इलेक्ट्रिसिटी का विकास किया था और जिस इलेक्ट्रिसिटी का इन्होंने विकास किया था वो था डायरेक्ट करंट यानी डीसी।
इन्हीं के दौर के एक और वैज्ञानिक हुए हैं निकोला टेस्ला। निकोला टेस्ला, इन्होंने भी इलेक्ट्रिसिटी का आविष्कार किया, लेकिन एक दूसरे तरह की इलेक्ट्रिसिटी यानी ऑल्टरनेटिंग करंट यानी एसी। तो इन दोनों के बीच में जबरदस्त कंपटीशन चला उस समय कि विश्व में जो इलेक्ट्रिसिटी का फॉर्म डोमिनेट करेगा वो कौन सा होगा, डायरेक्ट करंट या ऑल्टरनेटिंग करंट, एसी बनाम डीसी का कंपटीशन चला इन दोनों साइंटिस्टों के बीच में। ठीक है, तो फाइनली जो है वो ऑल्टरनेटिंग करंट जो है वो विजयी हुआ इसमें अंतिम रूप से। और जो कंपटीशन इन दोनों साइंटिस्टों के बीच में चला उसको कहा जाता था वॉर ऑफ करंट्स, करंट्स का युद्ध, विद्युत का युद्ध भी कह सकते हैं, वॉर ऑफ करंट्स। तो इन दोनों की आपसी प्रतिस्पर्धा ने साइंस के क्षेत्र में, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, इलेक्ट्रिसिटी के क्षेत्र में बहुत ही क्रांतिकारी परिवर्तन किए हैं दुनिया में। ठीक है, तो यहां पे भी हम देख सकते हैं कि कंपटीशन ने दुनिया का विकास किया है, वैज्ञानिकों का खुद भी विकास किया और जिस क्षेत्र में वो सक्रिय थे उस क्षेत्र में भी क्रांतिकारी परिवर्तन किए हैं कंपटीशन ने। अब बात कर लेते हैं बिजनेस की ही। पेप्सी आप जानते हैं, कोका कोला आप जानते हैं, इनके बीच में भी जबरदस्त कंपटीशन चला है कई दशकों तक, जिसे कहा जाता था कोला वॉर्स। इसको कहा जाता था कोला वॉर्स। दोनों जो कंपनियां हैं वो अपने प्रोडक्ट को और बेहतर बनाने के लिए, मार्केटिंग स्ट्रेटजी में इनोवेशन करने के लिए जो भी पॉसिबल था वो करती थी, कोशिश करते थे कि पेप्सी आगे निकले कोका कोला से, कोका कोला वाले सोचते थे कि वो पेप्सी से आगे निकले। तो जबरदस्त कंपटीशन इन दोनों के बीच में चला है सॉफ्ट ड्रिंक मार्केट में, यानी कि शीतल पेय के मार्केट में। और इसका परिणाम ये हुआ है कि विश्व में शीतल पेय का जो बाजार है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा इन दोनों के पास है। ठीक है, तो ये भी एक बहुत फेमस कंपटीशन रहा है जिसका फायदा दोनों कंपनियों को मिला है। अब बात करते हैं नागरिक उड्डयन क्षेत्र की। नागरिक उड्डयन क्षेत्र यानी सिविल एविएशन इंडस्ट्री की। अगर आप कभी भी प्लेन में बैठेंगे तो आप देखेंगे कि प्लेन दो कंपनियों में से किसी एक कंपनी का होगा, या तो बोइंग का होगा या तो एयरबस का होगा। ठीक है, तो बोइंग जो कंपनी है वो है अमेरिका की कंपनी और एयरबस जो है वो यूरोप आधारित कंपनी है। एयरबस कंपनी जो है वो यूरोप में बेस्ड है। तो इन दोनों का ही डोमिनेंस है इस सेक्टर में, सिविल एविएशन इंडस्ट्री में। ठीक है, जेट एयरलाइनर इंडस्ट्री में। और इन दोनों ने भी एक दूसरे के कंपटीशन में काफी खुद को डेवलप किया है। कैसे अच्छा प्लेन जो है डिजाइन किया जाए, कैसे उसमें बेहतर सिक्योरिटी फीचर दी जाए, कैसे उसमें ज्यादा से ज्यादा स्पेस जो है वो बनाया जाए। ठीक है, इसके अलावा ग्रीन फ्यूल का इस्तेमाल कैसे किया जाए ताकि कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन घटाया जा सके और ग्लोबल वार्मिंग को में कंट्रीब्यूशन को कम किया जा सके। तो बोइंग और एयरबस का जो कंपटीशन रहा है वो भी लीजेंडरी कंपटीशन है, जिससे दोनों कंपनियों को फायदा हुआ है, पूरी इंडस्ट्री को फायदा हुआ है। इसके अलावा जो नागरिक उड़ान भरता है उसको भी फायदा हुआ है। दुनिया ग्लोबलाइज हुई है। ठीक है, इसके अलावा ये तो आप जानते ही होंगे नाइक और एडिडास, इन दोनों का कंपटीशन भी जबरदस्त कंपटीशन रहा है और दोनों ने काफी इनोवेशन की है, बेहतर बनने की कोशिश की है कंपटीशन के कारण। ठीक है, तो नाइक और एडिडास के बारे में भी परिचित ही है हम लोग। अगर अब बात करें देशों की, देशों के कंपटीशन की, जैसे आप देखिए शीत युद्ध के समय यानी कि कोल्ड वॉर के समय एक तरफ था यूएसएसआर यानी कि सोवियत संघ और दूसरी तरफ था अमेरिका यानी यूएसए, और इनके बीच में कई लेवल पर कंपटीशन चला। अगर हम बात करें कि इन दोनों के बीच में स्पेस रेस यानी अंतरिक्ष को लेकर प्रतिस्पर्धा जो चली है और उस प्रतिस्पर्धा के कारण जो टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हुआ है उसने काफी ज्यादा क्रांतिकारी परिवर्तन किए हैं दुनिया में। ठीक है, इन दोनों के बीच में स्पेस रेस शुरू कैसे हुई? ये शुरू हुई इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल बनाने की वजह से।
काफी अच्छी मिसाइलें बनाई गई। उसके बाद कोशिश करी गई कि जब मिसाइल बन ही गई तो इसके माध्यम से कृत्रिम उपग्रह को छोड़ा जाए। तो सबसे पहले 1957 में सोवियत संघ ने स्पुतनिक 1 नाम का कृत्रिम उपग्रह जो है उसे अंतरिक्ष में पहुंचाया। उसके बाद जो है सोवियत संघ ने ही एक इंसान को अंतरिक्ष की यात्रा कराई, यूरी गगरिन को अंतरिक्ष भेजा। ठीक है, उसके बाद यूएसए ने क्या किया, 1969 में उन्होंने अपोलो 11 मिशन के माध्यम से मानव को चंद्रमा पर पहुंचाया। ठीक है, इसके अलावा काफी अचीवमेंट किए गए, जैसे कि आर्टिफिशियल सैटेलाइट लॉन्च किया गया, हमने बात कर ही ली। इसके अलावा जो है मनुष्य को अंतरिक्ष में भेजा, मनुष्य को चांद पे भेजा, कई सारे उपग्रहों के लिए अभियान भेजे गए। ठीक है, अंतरिक्ष में स्पेस स्टेशन बनाने की दिशा में कदम बढ़ाए गए। तो काफी क्रांतिकारी परिवर्तन जो है इस आपसी प्रतिस्पर्धा के कारण अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में देखने को मिले, और जिसका परिणाम जो है आज आम जनजीवन में हम लोग देख सकते हैं सभी स्तरों पर। ठीक है, तो कुल मिला के आज की इस वीडियो में हमने स्पोर्ट्स के एग्जाम्पल देखे, कंपनीज के एग्जाम्पल देखे, साइंटिस्ट्स के एग्जाम्पल देखे, देशों के एग्जाम्पल देखे, और देखा कि कंपटीशन जो है वो बेहतर होता है। कंपटीशन जो है किसी भी इंसान को या कंपनी को या देश को या ब्रांड को अपना ही बेहतर संस्करण बनने के लिए प्रेरित करता है, प्रोत्साहित करता है, उस पर दबाव डालता है, और कुल मिला के अच्छे परिणाम सामने आते हैं। तो जो भी व्यक्ति जीवन के जिस क्षेत्र में भी कंपटीशन का सामना कर रहा है वो कंपटीशन को पॉजिटिव सेंस में ले, वो उसे इस रूप में देखे कि ये उसके पास एक अवसर है अपना ही बेहतर संस्करण बनने का, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आने का, अपने अंदर के पूरे पोटेंशियल को साकार करने का, और इसके माध्यम से जीवन में विकास करने का। ठीक है बच्चों, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो ऐसी ही वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूंगा। आप सभी को धन्यवाद और नमस्कार।